नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आफरीन। अल्मोड़ा कैबिनेट मंत्री स्तर और राज्य स्तरीय 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति के उपाध्यक्ष शेर सिंह गड़िया आज अल्मोड़ा पहुंचे, जहां अल्मोड़ा के सर्किट हाउस पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। आपको बता दें कि इस मौके पर उन्हें कहा कि प्रदेश सरकार 20 सूत्रीय कार्यक्रम के माध्यम से विकास की जो योजनाएं संचालित कर रही है, उन योजनाओं से आम और गरीब आदमी की जिंदगी को और अधिक बेहतर बनाने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि अल्मोड़ा जनपद 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन में प्रथम स्थान पर है और साथ ही जानकारी दी कि प्रत्येक जनपद स्तर पर बैठकें आयोजित कर 20 सूत्रीय कार्यक्रम के सभी मदों की गहन समीक्षा की जाएगी। तो कैबिनेट मंत्री उपाध्यक्ष शेर सिंह गड़िया पहुंचे, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। यहां पर उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कई योजनाओं के बारे में बताया। साथ ही जानकारी दी कि प्रत्येक जनपद स्तर पर बैठकें आयोजित की जा रही हैं, जिनमें 20 सूत्रीय कार्यक्रम के सभी मदों की गहन समीक्षा की जानी है। माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशन में पूरे उत्तराखंड के अंदर स्टेट लेवल पर तो बहुत 3-4 योजनाओं को फोकस किया है। उसमें से एक तो ग्राम विकास में है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, और नंबर 2 पे जो हमारा पेयजल, हर घर नल और हर घर जल, ये हमारा जो चल रहा है, ये भी हमारा मिशन मोड पे है। और इसके अलावा मैं समझता हूँ कि हमारी जो अनुसूचित जाति और जनजाति की योजनाएं, तो इनके ऊपर भी हमारा एक फोकस है। और स्वास्थ्य विभाग का जो टीकाकरण का है, टीकाकरण के ऊपर भी विशेष हमारा फोकस है। इनको हमने 4-5 योजनाओं को अलग से प्राथमिकता में रखा है। बाकी हमारा जो किसान मित्र है, लघु सिंचाई है, गरीबी हटाओ, दूसरा जो 15-20 सूत्र हैं, उसका जो कंटिन्यू वर्क चल रहा है, उसको वर्क फेम में हम लोग रख रहे हैं। माननीय किसान बिल के विरोध में गोलापार के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने एसडीएम कार्यालय हल्द्वानी में धरना प्रदर्शन कर अपना ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें कि कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि किसानों की आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है और सरकार किसानों की समस्याओं को देखते हुए कोई सार्थक कदम नहीं उठा रही। वहीं केंद्र की मोदी सरकार किसानों को कुचलने का प्रयास कर रही है और उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। जबकि पिछले 19 दिनों से किसान आंदोलन चल रहा है, लेकिन सरकार और किसानों के बीच हर दौर की वार्ता विफल होती हुई नजर आ रही है। साथ ही कहा कि सरकार को इस तरह कोई सार्थक कदम उठाने की जरूरत है और यदि सरकार ने कोई सार्थक कदम नहीं उठाया तो कांग्रेस किसानों के समर्थन के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। वहीं कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पुरजोर आवाज में कहा कि किसानों की आवाज को कतई दबने नहीं दिया जाएगा और किसानों की लड़ाई लगातार जारी रहेगी। हमारी जो 3 काले कानून सरकार ने पास कर दिए हैं, उद्योगपतियों के हित में जो कानून बनाए गए हैं, आज एसडीएम कोर्ट हल्द्वानी में हमारे गोलापार क्षेत्र और तमाम क्षेत्रों से आए किसान भाइयों द्वारा एक उग्र प्रदर्शन किया गया। और सरकार को हम चेतावनी देनी चाहते हैं, जिस तरह आपके द्वारा किसानों का दमन किया जा रहा है, दमनकारी नीतियां जो अपनाई जा रही हैं, किसानों पर ठंडे पानी की फुहारें जो छोड़ी गई और चारों तरफ हमारी सेना जो जिसने सीमाओं की रक्षा करनी थी, उसको लाके टोल प्लाजों में खड़ा कर दिया किसानों के विरोध में। जवान के विरोध में किसान को खड़ा करना ये एक दुख का विषय है और महत चिंता का विषय है और सरकार को अपने कदम पीछे लेने चाहिए और 3 काले कानून वापस लेने चाहिए। हमारी ये मांग को लेकर हम हल्द्वानी के लालकुआं विधानसभा के हल्दूचौड़ मोटा हल्ट ग्रामीण क्षेत्रों में हाथियों का आतंक लगातार देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि हाथियों के झुंड ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। वहीं हाथियों ने किसानों की फसल को बर्बाद करने के साथ साथ किसानों को डराकर रख दिया है। बताया जा रहा है कि शुक्रवार को हल्दूचौड़ के हरिपुर बची क्षेत्र में हाथियों का झुंड धमका और साथ ही गन्नों की फसल को रौंदने लगा।
जहां रखवाली कर रहे किसानों ने शोर मचाकर हाथियों को भगाने का प्रयास किया, लेकिन हाथी फसल रौंदते रहे। वहीं किसानों ने साहस का परिचय देते हुए हाथियों पर पत्थर भी फेंके, जिसके चलते हाथी किसानों के पीछे ही दौड़ पड़े। वहीं वन विभाग भी लगातार विफल साबित हो रहा है, जिसके जवाब बाद लोगों ने वन विभाग से सुरक्षा दीवार को बनाने और सीलर फेंसिंग तार लगाने की मांग की है। हमारे क्षेत्र में जंगली जानवर का काफ़ी आतंक है। 2014 में हमने हाथी दीवार की डिमांड बराबर सरकार से करी, लेकिन सरकार द्वारा आज दिन तक किस तरह का हाथी दीवार की मतलब हमारे यहाँ कोई हाथी दीवार की व्यवस्था नहीं की गई है। और कई बार पहले इन्होंने सोलर फेंसिंग यहाँ पर लगाई जो धराशायी हो गई। एक बार 66 और 44 कई लाख की योजना इन लोगों ने यहाँ पर लगाई और वो कुछ समय चलती है, उसके बाद वो ख़त्म हो जाती दीवारें। मैं उत्तराखंड सरकार से डिमांड करता हूँ कि भाई यहाँ पर सोलर फेंसिंग लगाई जाए और सोलर फेंसिंग के साथ साथ हो सके तो यहाँ पर हाथी सुरक्षा दीवार की मांग हमारी है। दीवार लगाई जाए, ताकि दीवार अगर लग जाएगी उसमें सिर्फ हाथी से नुकसान नहीं हमको, हमें अन्य जानवर जैसे खरगोश है, सूअर है, नीलगाय है, तरह तरह के जानवरों से हमें एक सुरक्षा मिलेगी, जिससे जंगलात को भी लाभ होगा, कृषि को लाभ होगा। वहीं 14 दिसंबर को सोमवती अमावस्या के स्नान पर धर्मनगरी हरिद्वार में गंगा स्नान पर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं रहेगी। साथ ही प्रशासन ने ये भी गाइडलाइन जारी की कि कोविड-19 गाइडलाइन का सख्ती के साथ पालन करवाया जाएगा। हालांकि कोरोना वायरस संक्रमण के रिस्क जोन से आने वाले यात्रियों को हरिद्वार में आने की अनुमति नहीं मिलेगी। वहीं जिलाधिकारी सी रविशंकर ने बताया है कि शनिवार रात प्रशासन ने बैठक में ये निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि इस मामले में हरिद्वार जिला प्रशासन केंद्रीय गृह मंत्रालय के जारी गाइडलाइन का पालन करेगा और किसी को भी इसके उल्लंघन की अनुमति नहीं दी जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि सोमवती अमावस्या के स्नान पर कोई रोक नहीं लगाई है, पर स्नान घाटों पर भीड़ एकत्र होने नहीं दी जाएगी और सभी को कोविड-19 के अनुसार ही स्नान की अनुमति मिलेगी। वहीं हर की पैड़ी सहित सभी स्नान घाटों, मठ मंदिरों और आश्रमों पर ये गाइडलाइंस लागू रहेंगी। आपको बता दें कि बाहर से आने वाले यात्रियों की जांच सीमा पर ही की जाएगी और कोविड-19 के उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई करने के साथ ही उन्हें वापस भेज दिया जाएगा। प्रातःकाल उठकर मौन व्रत धारण करके यदि स्नान किया जाता है तो इसका अनंत फल प्राप्त होता है। साथ में ही महिलाएं विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता के स्वरूप को पीपल में अवस्थित मानती हैं और पीपल की परिक्रमा 108 लेती हैं और विष्णु भगवान का मंत्र जाप करते हुए जो परिक्रमा लेता है उसको इसका बहुत बड़ा पुण्य प्राप्त होता है। अन्न, मिष्ठान, घृत इत्यादि चीज़ें और तिल से बने हुए पदार्थ भी दान किए जाते हैं। चूँकि ये सोमवती अमावस्या का स्नान है, इसलिए इसमें पुलिस व्यवस्था को भी बनाया गया है। इसके लिए इसमें 10 जोन और 37 सेक्टर्स में बांटा गया है और इसमें सारी फोर्स लगी है। इसमें हमारे जिले की फोर्स, कुंभ की फोर्स, पीएसी, क्यूआरटी और अभी सूचना विभाग के सभी लोग लगाए हुए हैं। इसमें हम साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग को भी और कोविड के लिए हम निरंतर इसमें अनाउंसमेंट भी किए जा रहे हैं और अलग से टीम्स बनाई गई हैं जो मास्क वगैरह जो नहीं पहने हुए हैं उनको वो प्रोत्साहित भी कर रहे हैं और उसमें कार्रवाई भी की जा रही है। इसमें पूरा हमने डाइवर्जन प्लान बनाया हुआ है। इसमें पार्किंग को और ट्रैफिक डाइवर्जन और ये कई सारे पॉइंट्स पे ड्यूटीज प्रॉपर लगाई गई है। जैसे ही भीड़ का दबाव होगा तो ये ब्रह्मकुंड से फिर जो ब्रह्मकुंड की तरफ आ रही होगी भीड़, उसको अलग अलग घाटों। हरिद्वार के ज्वालापुर क्षेत्र में सुभाष नगर वासियों ने जिला उपभोक्ता फोरम से जनता के हितों को देखते हुए पेयजल 60 रुपये निर्धारित किया है, जबकि पेयजल समिति के सचिव अनिल कुमार अपने मनमाने ढंग से जनता से 200 वसूल रहे हैं, जिसको लेकर नगर वासियों ने एक बैठक का आयोजन किया, जहां सचिव पर क्षेत्र वासियों का शोषण करने का आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी से कार्रवाई करने की गुहार लगाई गई। साथ ही बताया गया यदि कोई क्षेत्रवासी सचिव के खिलाफ बोलता है तो वह उसका पानी का कनेक्शन कटवा देते हैं। सुभाष नगर के अंदर पेयजल समिति चल रही थी, वो आज भी चल रही है, जबकि यहाँ पर नगर पालिका डिक्लेयर हो चुकी है, नगर पालिका के अंदर में आ चुका है। लेकिन अभी तक आज 3 साल से ज़्यादा हो रहे हैं, करीब आज तक भी इस टैंकी को टेक ओवर नहीं किया गया यहाँ पर, जिस कारण के जो आदमी अनिल कुमार जी हैं, सेक्रेटरी हैं, उसके उप प्रधान जो हैं मिस्टर मिल्की जी हैं, ये दोनों मिलके मनमानी तरीके से
अपना प्रॉपर्टी समझ के इस टंकी को चला रहे हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट में हम लोगों ने केस लगाया था उपभोक्ता फोरम में। वहाँ पे केस हार गए। वहाँ पे डिसीजन हुआ कि इतना पैसा इनका लिया जाए, 60 रुपये लिया जाए, बाकी जो कनेक्शन में इन्होंने पैसा ज़्यादा लिया है उसको तुरंत वापस किया जाए। पेयजल समिति जो है 60 रुपये जो तय हुआ था उसके स्थान पर जो है अनिल बिहारी द्वारा 200 रुपये पब्लिक से लिए जा रहे हैं, जो कि नाजायज़ है और कोर्ट के आदेश की अवहेलना की जा रही है। जबकि कोर्ट के द्वारा क्लियर कट आदेश किया गया है कि जो पब्लिक से 60 रुपये ही वसूले जाएंगे, 60 रुपये से ज़्यादा नहीं लिए जाएंगे। और ऐसी कोई जो है कोई आदेश जो है 200 रुपये का पेयजल समिति पर नहीं है। ये अपनी मनमर्जी के साथ 200 रुपये ले रहे हैं। सभी लोगों ने मिलकर एक मीटिंग की गई है जिसमें निर्णय लिया गया कि 200 रुपये नहीं जमा किए जाएंगे, जो कोर्ट के आदेश के अनुसार। वहीं लक्सर में खानपुर पुलिस ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशों के अनुसार क्षेत्र में अभियान चलाकर 50 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ एक शराब माफिया को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि लक्सर के खानपुर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर खानपुर के शाहपुर गांव में प्राइमरी स्कूल के पास गन्ने के खेत में भर्ती चलने की सूचना दी थी, जिसको लेकर खानपुर पुलिस ने 50 लीटर कच्ची शराब के साथ अभियुक्त को मौके से गिरफ्तार किया है। जबकि बताया जा रहा है कि एक अन्य अभियुक्त गन्ने के खेत का फायदा उठाकर वहां से फरार होने में कामयाब रहा। वहीं खानपुर एसएचओ अभिनव शर्मा ने बताया कि उच्च अधिकारियों के निर्देश पर अभियान चलाकर अवैध शराब माफियाओं की धरपकड़ की जा रही है, जिसको लेकर शाहपुर गांव में कुछ लोग शराब बना रहे थे, जिस पर कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। ये लगातार उच्च अधिकारी गणों के आदेशानुसार दिशा निर्देशों पर हमारे द्वारा नशे के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें शाहपुर से कल जो है करीब 50 लीटर कच्ची शराब बरामद हुई है, जिसमें एक गुरुदेव नाम का व्यक्ति पकड़ा गया है और एक चरण सिंह नाम का व्यक्ति फरार हो चुका है, जिसकी तलाश की जा रही है। और शराब के भट्टी के उपकरण भी बरामद हुए हैं और काफ़ी भारी मात्रा में लाहन को भी नष्ट किया गया है। और ये जो हमारे द्वारा ये जो अभियान चलाया जा रहा है, इसे लगातार अभियान चलाया जाएगा और इनकी लगातार अभियुक्तों की गिरफ्तारी। वहीं लक्सर में गन्ना सहकारी समिति कार्यालय पर किसानों ने केंद्र सरकार के बनाए गए 3 कृषि कानूनों के विरोध में धरना प्रदर्शन किया है, जिसमें आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में किसानों ने भाग लिया है। वहीं प्रदर्शन के दौरान उपस्थित किसानों को संबोधित करते हुए किसान नेताओं ने कहा कि 3 केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों को दिल्ली में जाकर केंद्र सरकार को जगाने का काम किया जा रहा है, जिसमें लाखों किसान दिल्ली में सर्दी के मौसम में सड़कों पर बैठे हुए हैं। लेकिन 17 से 18 दिन से धरने पर बैठे किसानों की और सरकार कोई ध्यान नहीं दे रहा है। सरकार के 3 कृषि कानूनों के विरोध में लक्सर के किसानों ने भी धरना प्रदर्शन किया। वहीं किसान नेता अंकित चौधरी ने कहा कि किसानों के साथ सरकार दुर्व्यवहार कर रही है। मोदी जी पूंजीपतियों को देखने का समय निकाल लेते हैं, मगर जो किसान 17 से 18 दिन से दिल्ली में डटे हुए हैं, उन्हें देखने का समय उनके पास नहीं है। पूरे देश के किसान दिल्ली में पिछले 19 दिन से इस ठंड के मौसम में खुले आसमान के नीचे पड़े हैं और केंद्र सरकार जो है उनकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। उल्टा केंद्र सरकार उनके ऊपर तरह तरह के अत्याचार कर रही है। तो इस संबंध में लेकर हमने एक सांकेतिक धरना रखा है, ताकि हम केंद्र सरकार से कहना चाहते हैं कि जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उनकी बात को सुना जाए, उन पर विभिन्न प्रकार के अत्याचार मत करा जाए। और साथ ही साथ मैं आपके माध्यम से ये बात कहना चाहता हूँ कि बहुत से किसान संगठनों पर, बहुत से किसान नेताओं पर सरकार ने फर्जी मुकदमे दर्ज किए हैं। ये हमारा विरोध प्रदर्शन करना हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। जो झूठे मुकदमे हैं लोगों पर वो नहीं होने चाहिए। और किसान अगर अपनी बात रखना चाहते हैं तो हम सरकार से कहना चाहते हैं कि किसानों की बात को सुना जाए। पूरे देश के किसान। राजस्व विभाग सितारगंज क्षेत्र के संग्रह अमीनों और बैंक अधिकारियों के बीच उपजिलाधिकारी सितारगंज के नेतृत्व में बैठक संपन्न हुई है। आपको बता दें कि बैठक में दोनों विभाग ने ऋण वसूली को लेकर विस्तृत चर्चा की। वहीं उपजिलाधिकारी मुक्ता मिश्रा ने जानकारी दी कि बैठक में बैंक के अधिकारियों और राजस्व विभाग के संग्रह अमीनों के बीच ऋण वसूली में संग्रह अमीनों का सहयोग करने को कहा गया है। साथ ही सहयोग करने का आश्वासन भी यहाँ पर दिया गया है।
की वसूली करनी होती है उसके संबंध में हमारे राजस्व विभाग के संग्रामीणों और बैंकों के साथ हमने एक समन्वय बैठक की है। उसमें दोनों पक्षों के जो इश्यूज थे उन पे डिस्कशन किया गया और हमारे अमीनों को भी टारगेट दिया गया। बैंकों से भी अपेक्षा की गई है कि वो रिकवरी में जो बैंक की तरफ से सहयोग होता है वो उपलब्ध। उत्तराखंड के सितारगंज में लकड़ी तस्करी का मामला सामने आ रहा है। आपको बता दें कि वन विभाग की टीम ने अवैध तस्करी करने वाले अज्ञात तस्करों से सागौन के लठों से लदे एक कैंटर को पकड़ा है। वन क्षेत्राधिकारी ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर सागौन के लट्ठे से लदे एक कैंटर को यहां पर पकड़ा गया। वहीं अज्ञात कैंटर चालक और अज्ञात तस्कर चलती गाड़ी से कूदकर वहां से फरार होने में कामयाब निकला। बताया जा रहा है कि सागौन की लकड़ी को यूपी में ले जाया जा रहा था। जब्त सागौन की लकड़ी की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 2,50,000 से 3 लाख की बताई जा रही है। करीब 8 बजे मुखबिर के द्वारा हमें सूचना मिली थी कि अवैध तौर पे सागौन के लट्ठों की तस्करी हो रही है यूपी की तरफ। तो हमने टीम को तैयार किया, प्लानिंग की और इस प्लानिंग के तहत इस लकड़ी के तस्कर को पकड़ा। जो चालक थे और उसका खलासी थे वो चलती गाड़ी को छोड़ के भाग निकले खेत की तरफ। हमने इसे जो भी है कैंटर इसको अपने सुपुर्दगी में लिया और इस पर कार्रवाई की। करीब 8 बजे सितारगंज में पूर्व विधायक और प्रदेश उपाध्यक्ष कांग्रेस कमेटी नारायण पाल के नेतृत्व में सितारगंज विधानसभा के दर्जनों लोगों ने बसपा छोड़कर कांग्रेस पार्टी की सदस्य ग्रहण की है। वहीं इस मौके पर नारायण पाल ने कहा कि जनता बीजेपी की सरकार से ऊब चुकी है। आज महंगाई चरम सीमा पर है और किसान फसल को आने पौने दामों पर बेचने को मजबूर हो गया है। साथ ही कहा कि किसान सड़कों पर है और बीजेपी सरकार सुनने को तैयार नहीं है। ऐसे में जनता अब कांग्रेस का ही विकल्प चुन रही है। आपको बता दें कि बसपा छोड़कर दर्जनों कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की और उन सभी लोगों का नारायण पाल के आवास पर माल्यार्पण कर स्वागत किया गया, जहां सभी लोगों ने कांग्रेस पार्टी के नारे लगाए। साथ ही उन्होंने बताया कि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो सभी लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती है और इस बार 2022 का चुनाव पूरी गर्मजोशी के साथ लड़ा जाएगा। गंगा सागर हैं, रंजीत सिंह जी हैं और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत दिनों से लगे पड़े थे कि कांग्रेस ज्वाइन करनी है। मैंने प्रदेश नेतृत्व से बात की और एक ये कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया। ये देखो जिस तरीके से यहाँ लोग परेशान हैं और कांग्रेस की नीतियों का समर्थन करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में और बहुत सारे लोग पार्टी ज्वाइन। वहीं उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में झोपड़ी में आग लगने का मामला सामने आ रहा है। घटना खटीमा के सीमांत क्षेत्र सिसैया गांव का है, जहां झोपड़ी में आग लगने से परिजनों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। आपको बता दें, परिजन एक दिन पहले बरेली शादी में शरीक होने के लिए गए थे कि अचानक अज्ञात कारणों से उनकी झोपड़ी में आग लग गई। वहीं आग लगने से घर में रखा सारा सामान और भूसा जलकर खाक हो गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने गाँव वालों की मदद से जैसे तैसे आग पर काबू पा लिया है। 4:30 बजे करीब 112 से जो है कॉल आई थी, जो हमारी फायर यूनिट जो है, मैं गाड़ी के मौके पर पहुंची, लेकिन हमारे मौके से पहुंचने से पहले ग्रामीणों ने उस आग पर काबू पा लिया था। और वहाँ पर जो है झनकैया चौकी वाले फोर्स वाले भी थे। उसका जो है 3 झोपड़ियाँ थीं, जिसमें जो है उसका घरेलू सामान, भूसा और सारा सामान उसका जल चुका था, जल गया था। उसको उसका सामान बचाया और बाकी जो है उसको बुझा के फिर हम वापस अपने फायर स्टेशन। उधर काशीपुर के रुद्रपुर में सड़क चौड़ीकरण को लेकर व्यापारियों की दुकानों को उजाड़ा जा रहा है, जिसको लेकर व्यापारी परेशान हैं और सरकार ने सड़क चौड़ीकरण के काम को रोकने की मांग यहां पर की जा रही है। प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के कुमाऊं अध्यक्ष अश्वनी छाबड़ा ने सरकार से अनुरोध करते हुए कहा कि 200 दुकानों से 700 लोगों का परिवार चलता है, जिससे सड़क चौड़ीकरण से उनकी आमदनी का जरिया नष्ट हो जाएगा। साथ ही व्यापार मंडल अध्यक्ष ने सरकार से काम को रोकने को लेकर अनुरोध किया।
पूर्व में जो 200 दुकानों को सड़क चौड़ीकरण के नाम पर उजाड़ा जा रहा है, वो नहीं उजाड़ा जाना चाहिए। कोरोना काल चल रहा है, व्यापारी वैसे ही व्यापार से और सारी चीज़ों से अभी उभर नहीं पाया है कोरोना काल से। इसलिए हमारा सरकार से अनुरोध है कि उन्हें वहाँ पर सड़क तो वैसे ऑलरेडी काफ़ी चौड़ी है, वहाँ चौड़ीकरण के नाम पे व्यापारियों को उत्पीड़न करके उनको उजाड़ा ना जाए। हमारा सरकार से अनुरोध है कि इसे कार्रवाई को तुरंत रोका जाए। रोड पहले से ही बहुत चौड़ी है और एक व्यापारी के लिए पूरे जीवन अपना संघर्ष करके दिन और रात, सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8, 9, 10 बजे तक इतनी मेहनत करके वो पूरे जीवन में एक दुकान बनाता है, उससे उसका परिवार पलता है और एक दुकान से कई लोगों के परिवार चलते हैं और इतने परिवार उजड़ जाएंगे। इसमें 200 दुकानें नहीं हैं, ये 200 नहीं है, ये कम से कम 700 परिवार है। हमारा प्रशासन से ये अनुरोध है, व्यापार मंडल का एक अनुरोध है कि यहाँ पे ये काम ना किया जाए, जिससे वहाँ के जितने हमारे उत्पीड़ित जो हमारे व्यापारी हैं उनको। उधर कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के समर्थन में कांग्रेस नेताओं ने धरने पर बैठकर सांकेतिक उपवास रखा है। आपको बता दें कि कृषि बिल के विरोध को लेकर पंजाब, हरियाणा सहित कई राज्यों के किसान पिछले 19 दिनों से दिल्ली में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों के साथ विपक्ष पार्टी सहित कांग्रेस भी जमकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंगलौर गुडमंडी में कृषि बिल के विरोध में उपवास रखकर धरना प्रदर्शन किया। साथ ही सरकार पर किसानों का शोषण करने का भी आरोप लगाया गया। कांग्रेस के पूर्व राज्य मंत्री आदित्य राणा ने कहा कि केंद्र सरकार लगातार किसानों का शोषण कर रही है। कृषि कानून किसान किसी रूप में स्वीकार नहीं करेगा और कांग्रेस पार्टी भी केंद्र सरकार के इस फैसले को नहीं मानती और कड़ा इसका विरोध करती है। अगर केंद्र सरकार किसानों की सुध नहीं लेती तो पूरे देश में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर इसका विरोध करेंगे। सरकार की तानाशाही है जो इसने 3 कृषि विधेयक पास किए हैं, काले कानून बनाए हैं, एसएमपी मूल्य का जो है क्लियर पिक्चर नहीं कर रहे हैं। हमारी जो समस्याएं हैं बिजली की जो है, विद्युत की, और इसके अलावा जो पुराली जलाने पर जो किसानों का शोषण हो रहा है, ये 4 समस्याएं हैं किसान की। इनके विरोध में इन कानूनों के जो है आज कांग्रेस की ओर से हम लोगों ने एक दिन का जो है भूख का अनशन रखा है, भूख हड़ताल रखी है। हम सरकार को इस सांकेतिक प्रदर्शन से चेताना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ है। अगर तब भी एक सरकार नहीं जागती है तो हम लोग हड़ताल करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, आत्महत्या तक करेंगे, लेकिन इस सरकार की तानाशाही को हम दूर हटा कर रहे हैं। इसी के साथ खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकमंच।